तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एरे, एक बार वापस एरे पे फोकस करते हुए बात करें कि एरे है क्या चीज। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ homogeneous elements is called array। जहां पे एरे को क्रिएट करने का तरीका क्या, तो एक एग्जांपल के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमने प्रोवाइड किया ए नेम का अभी है वेरिएबल। अगर हमने ये प्रोवाइड किया होता इस तरीके से तो ये होता है एक पॉइंटर, और अगर हमने ये प्रोवाइड किया स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इस तरीके से तो ये है हमारे पास एक एरे। एरे का डिक्लेरेशन जो प्रोवाइड किया है वो कैसे प्रोवाइड किया, तो एरे का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने का तरीका हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, सिंपल सी अप्रोच, डेटा टाइप, साथ में प्रोवाइड किया एरे का नेम, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइड कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये होगा एक एरे का डिक्लेरेशन, जहां डेटा टाइप आप जानते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जैसे देते आ रहे हैं। वेरिएबल के लिए भी नेम देने के रूल्स वही अप्लाइड हैं जो वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स का कलेक्शन, बहुत से कंटेनर का कलेक्शन। एक तरीके से एक वेरिएबल एक कंटेनर होता था, बट यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल का ग्रुप एक नाम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो है एक एरे। बस ये जो कंटेनर की हम जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो अवेलेबल हैं उन सभी का टाइप सेम रहेगा। जैसे अगर इंट दिया तो इंटीजर टाइप के हैं ये 10 एलिमेंट्स, और यहाँ फ्लोट दिया होता तो फ्लोट टाइप के होते ये सारे 10 एलिमेंट्स। जो भी यहाँ पे टाइप दिया उस टाइप के ये एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट दिया होता है स्टूडेंट टाइप के, फैकल्टी दिया होता है फैकल्टी टाइप। समझ रहे होंगे आप इस बात को, राइट। अभी हमारे पास जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप हम जो देख रहे हैं उनके हिसाब से तो आप जानते ही हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर जैसा दिया वैसे ये एलिमेंट्स प्रोवाइडेड होंगे। 10 दिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10, और ये एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स जो है वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस मेमोरी पे अवेलेबल होंगे। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस विदाउट एनी गैप वाला सेंस होता है कंटिन्यूअस का, कि बिल्कुल ही टच में अवेलेबल है। कंटिन्यूअस में भी एकदम ऐसे कि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उस तरीके से 10 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब एक साथ वो 10 एलिमेंट्स अवेलेबल है एक के बाद एक के बाद एक तुरंत। और होमोजीनियस मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम टाइप के अवेलेबल हैं। एरे डिक्लेयर करना अगर इस तरीके से है तो एरे को काम में लेने का तरीका क्या है, तो एरे का नेम लिखा, साथ में प्रोवाइड कर दिया उसका इंडेक्स। नेम लिखा और साथ में प्रोवाइड कर दिया इंडेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम चाहते हैं इस एरे के 10 एलिमेंट्स जो अवेलेबल हैं उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, जैसे ए ऑफ 4 के अंदर असाइन करना चाहते हैं 50, असाइन करने का तरीका सिंपल सा। हम अगर इसे प्रिंट करना चाह रहे होते तो प्रिंट करने का तरीका भी सिंपल सा, जैसे %d लाइन चेंज करने के लिए स्लैश n दे दिया। कोई इंटीजर वेरिएबल अगर प्रिंट कर रहे होते तो इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम दे दिया होता। यहाँ पे वेरिएबल की जगह हम बात कर रहे हैं एरे का एक एलिमेंट एक वेरिएबल की तरह अवेलेबल है। 10 एलिमेंट्स है तो 10 वेरिएबल्स की तरह एक साथ हमने ए नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 वेरिएबल्स का ग्रुप। समझ रहे हैं इस बात को, कि एक के बाद एक एलिमेंट्स अवेलेबल है, हर एक एलिमेंट में हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और जब चाहे उसकी वैल्यू चेंज भी करवा सकते हैं, ऑपरेशंस में काम में भी ले सकते हैं। बस तरीका ऐसा होगा, ए एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट एरे को जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को काम में लेना है तो उसका तरीका क्या, एरे के साथ वो इंडेक्स बता के काम में ले सकते हैं।
एरे के साथ वो इंडेक्स स्पेसिफाई किया और उसकी हेल्प से हम इससे काम में ले सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हम काम में लेना चाहते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड कर दिया, इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं अभी कंपाइल एंड एक्सिक्यूट, देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया एंड इसे कर रहे हैं हम एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है 50। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने की है वो क्या, ये जो 10 है डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में, डेटा टाइप के साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पेसिफाई करना कि कितने एलिमेंट्स। यहाँ पे ये जब इंट के साथ जो ये ब्रैकेट आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, कितने बताना कि कितने एलिमेंट्स की जरूरत है, कितने एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट करनी है। जबकि जब ये केवल ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर आ रहा है बिना डेटा टाइप के, तब ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट। और ये हमने बात की है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अवेलेबल है, जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं पे होता है हमारे पास सपोज p प्लस इक्वल क्यू, तो उसका सिमेंटिक होता है p इक्वल p प्लस क्यू। दोनों काम सेम कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, साथ में ऑपरेटर अलग अलग हो गए। ये ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन वाला और ये असाइनमेंट वाला, जबकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में अवेलेबल प्लस इक्वल ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये लाइन नंबर 9 वाला फास्ट, लाइन नंबर 10 वाला स्लो कंसिडर होगा। सिमिलरली एरे के लिए जो हम बात कर रहे हैं ना, एरे को यूज में लेने का तरीका, वो तरीका आइदर दिस और डी रेफरेंस ऑफ एरे का जो भी नेम है वो नेम प्लस इंडेक्स। और ये जो हम कह रहे हैं ना इंडेक्स, इस इंडेक्स का क्या मतलब है उसे भी समझना। इंडेक्स का मतलब है कुछ ऐसा कि एरे का नेम जो रिप्रेजेंट कर रहा था, डिक्लेयर करने के बाद जब एरे क्रिएट हो गया, उसकी मेमोरी मिल गई, तो एरे का नेम जो रिप्रेजेंट करता है वो तो रिप्रेजेंट कर देता है उसके बेस एड्रेस को। तो क्या मतलब, पहले इस चीज को भी समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एरे जो प्रिंट करना चाहा, ए ऑफ 4 प्रिंट किया, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट 4 इंडेक्स वाला प्रिंट हो रहा था। अगर हमने इस तरीके से दे दिया होता प्रिंट एफ %d और साथ में ए, तो ये पूरे एरे को प्रिंट नहीं करेगा। इस केस में ये एक एड्रेस प्रिंट करेगा जो है इसका बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, एक एड्रेस आ रहा है जो एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये है स्टार्टिंग एड्रेस स्लैश n के साथ। अगर हम ये प्रोवाइड कर देते हैं एक बार, %d की जगह एड्रेस की बात है तो आप जानते हैं एड्रेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अनसाइंड इंटीजर की तरह भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार कुछ चीज और चेक करते हुए कि एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 प्रिंट कर रहे हैं और ए प्रिंट कर रहे हैं, बात बराबर रहेगी। एरे का नेम अगर ए है तो एरे का नेम और उसका जो एड्रेस है सबसे पहले एलिमेंट का, वो दोनों आपस में सेम कंसीडर होंगे। एरे का नेम अपने बेस एड्रेस, मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट है ना, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं ए ऑफ 0 का, फिर एड्रेस ए ऑफ 1 का, तो बाकी सब अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन ए किस रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले एलिमेंट के एड्रेस को। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है, वो क्या, जैसे डेवसी कंपाइलर पे हम देख रहे हैं जहां इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो 4 बाइट का अगर एक एलिमेंट है तो नेक्स्ट एलिमेंट उस 4 बाइट्स के बाद आएगा और उसके बाद वाला उसके 4 बाइट्स के बाद आएगा। इस तरीके से वो अवेलेबल होंगे। जैसे हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ तक प्रिंट करा देते हैं, सपोज 0 से 5 इंडेक्स तक। इसे अगर हमने किया, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड किया एग्जीक्यूट, तो इस बार हमारे पास जो प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देखें, एरे का नेम और इंडेक्स 0 वाला एड्रेस सेम है, बट बाकी जो आगे के हैं इंडेक्स 0 वाले के बाद इंडेक्स 1 वाला 4 बाइट्स के गैप पे, फिर 4 बाइट्स के गैप पे इंडेक्स 2 वाला, फिर 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स,
इंटीजर एलिमेंट 4 बाइट्स का है, डेफसी कंपाइलर पे है, तो 4 बाइट्स का गैप आपको ये एड्रेस में दिख रहा है, जबकि एरे का नेम सबसे पहले एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे एक बार जो हमने लास्ट क्लास में कहा भी था कि ये जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, ये केवल लॉजिकल थिंग है, लॉजिकल एक अप्रोच है कि कौन से एलिमेंट को काम में लेना है। और वो अप्रोच क्या, तो एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है अपने बेस एड्रेस को। आपको अगर जो बेस एड्रेस जो मिला है वही वाले को काम में लेना है, तो उसका एड्रेस तो है ही डायरेक्ट ए के पास अवेलेबल, आप डी रेफरेंस ए करके काम में ले सकते हैं। या डी रेफरेंस ए की जगह क्या लिख दें, +0 लिख दें। बट +1 अगर लिखा मतलब एक एलिमेंट बाद वाला, +2 लिखा मतलब 2 एलिमेंट बाद वाला। डी रेफरेंस वाली अप्रोच से भी आप इस एरे को काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं, अगर आपने ये प्रोवाइड किया सपोज इस तरीके से, A4 में तो असाइन किया और प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस तरीके से भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं, जहां पे आपने दिया होता है डी रेफरेंस ऑफ A+4। बस ध्यान देने की चीज, डी रेफरेंस या प्लस में से पहले कौन सा, तो पहले जो एड्रेस है उस पर प्लस हो जाए, फिर उसका डी रेफरेंस कर रहा है। +4 का मतलब क्या होगा, 4 एलिमेंट बाद वाला, मतलब ये A4 जो है ये कौन सा एलिमेंट है, 5th एलिमेंट है। ए नेम के एरे में वो 5th एलिमेंट है A4, उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका A+4 का डी रेफरेंस। +4 का मतलब क्या, 4 एलिमेंट्स के बाद वाला। तो +4 का डी रेफरेंस अगर हम करते हैं तो ये वही वैल्यू 50 हमारे सामने प्रिंट कर देगा। बाकी एड्रेस कैसे आ रहे हैं वो तो आप सभी देख ही सकते हैं, हम बीच में मैसेज दे रहे हैं से। पर इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये वैल्यू वही 50 आ रही है, चाहे हमने डी रेफरेंस वाली अप्रोच से इसे परफॉर्म किया। तो एरे के एलिमेंट को काम में लेने का तरीका ये भी है और ये भी है, लेकिन बेटर अप्रोच कौन सी, जैसे इन दोनों में बेटर अप्रोच कौन सी, प्लस इक्वल, दो काम एक ही ऑपरेटर अगर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस और डी रेफरेंस दोनों का काम अगर एक ही ऑपरेटर कर रहा है, तो बेटर अप्रोच कौन सी, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट वाले ऑपरेटर हम काम में ले रहे हैं, इस तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं। और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें नो डाउट ऐसा भी किया जा सकता है कि इंडेक्स बाहर लिखा और एरे का नाम अंदर लिखा, वो भी किया तो जा सकता है। बट प्रैक्टिस के लिए हम पहले जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या, तो ये डी रेफरेंस ऑफ A+4 को हम जो लिखना चाह रहे हैं A4, इस तरीके से ही लिख रहे हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। एड्रेस कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब था, इंटीजर एलिमेंट पहला खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा स्टार्ट है। 4 बाइट्स में जब ये पहला आ जाता है तो नेक्स्ट बाइट पे ही ये दूसरा स्टार्ट होता है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा गैप नहीं है। वो है यहाँ पे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और हर एक एलिमेंट सेम टाइप का है, सेम साइज का है, वो है होमोजीनियस। तो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स वो है हमारे पास एक एरे। और एरे अगर हमने ये प्रोवाइड किया जैसे यहाँ पे 10 एलिमेंट्स का, तो 10 एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट हुई है, जहां ए रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बेस एड्रेस को। बाकी के एलिमेंट को काम में लेने का तरीका, एरे के नेम के साथ वो स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड करते हुए काम में ले रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हमें एक एरे क्रिएट करना है सपोज 5 एलिमेंट्स का, और साथ के साथ उसे इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं, मतलब बात ऐसी, टी नेम का वेरिएबल और साथ में उसमें अगर 20 देना है, तो तरीका बहुत सिंपल होता है, क्योंकि एक ही कंटेनर है, डायरेक्ट उसमें इनिशियलाइजर बता दिया, इनिशियलाइज क्या करना चाह रहे हैं वो बता दिया, 20 पहुंच जाएगा टी में। ए नेम के एरे में 5 एलिमेंट्स अवेलेबल है, इन्हें बताने का तरीका कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट 30 लिखो और ये 30 वैल्यू पांचों एलिमेंट में पहुंचा दे, नहीं पहुंचाएगा। इस केस में अगर हम यहाँ पे ये जो एरे हमारे पास अवेलेबल हुआ, इस पूरे एरे को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं सपोज 5 एलिमेंट्स को, %n वाली अप्रोच में पहले A0, फिर A1, फिर A2, A3, A4, इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं 5 वैल्यूज प्रिंट करने के लिए। होपफुली आप सबको पता है कि 6 वाला, 6 जो एलिमेंट है A5 वाला,
वो ए नेम के एरे की मेमोरी का पार्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे ए ऑफ 5 प्रोवाइड करते हैं तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये तो केवल बताने का तरीका है कि कितने आगे जाना है। बट किसी ने प्लॉट खरीदे सपोज 5, उन पांचों प्लॉट पे उसने मकान बना दिया, और कोई गेस्ट आता है वो कहता है पांचों इन्हीं के मकान है, मैं किसी में भी एंटर हो जाता हूँ। बट गलती से अगर वो 5 मकान छोड़ के वाले पे एंटर हो रहा है, मतलब 6th वाले पे, ये ए ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 स्किप करके फिर नेक्स्ट वाला। तो ए ऑफ 5 पे अगर वो एंटर होता है मतलब क्या, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, जिसके पास जा रहा था उसके घर नहीं गया, किसी और के घर चला गया। भले ही दिखने में ऐसा लग रहा है ए के साथ लिखा हुआ है, बट ये ए नेम के एरे की मेमोरी का पार्ट नहीं है। अगर ए के पास 5 एलिमेंट है तो सबसे पहला एलिमेंट ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 1, फिर ए ऑफ 2, फिर ए ऑफ 3, फिर ए ऑफ 4। ए ऑफ 5 या ए ऑफ -1 जो है वो इसके मेमोरी के पार्ट नहीं है, इसके लिए एलोकेटेड नहीं है। मेमोरी तो रिप्रेजेंट हो जाएगी क्योंकि रैम का एक पोर्शन बुक हुआ है, उसके बाद भी रैम में मेमोरी रही होगी पॉसिबली, और उससे पहले भी रही होगी। तो इस तरीके से किया तो जा सकता है, बट ये मेमोरी एलोकेटेड, आगे जो हम ये देख रहे हैं ये मेमोरी अलग से एलोकेट नहीं हुई है ए नेम के एरे के लिए। जो एलोकेट हुई है वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स की मेमोरी है। तो काम में भी इन्हीं को लेना चाहिए जिनकी मेमोरी मिली है। जिनकी मेमोरी ही नहीं मिली उन्हें काम में लेना बेटर अप्रोच नहीं है। रैम में किसी भी मेमोरी का डेटा ऐसे ही चेंज करवाने पे प्रोग्राम सडन टर्मिनेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। हमने चेंज नहीं किया, हमने तो प्रिंट किया है, तो प्रिंट तो हो जाएगा, जो भी डेटा वहां पे होगा वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। बस एक बार समझने के लिए हमने अनएलोकेटेड ये डेटा क्या होगा। तो अभी ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है ये ही वर्क नहीं कर रहा, पहली चीज तो। इस तरीके से अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं, चेक करते हैं एक बार, तो अभी यही चीज एरर शो करे कि इनिशियलाइजर इस तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। एक इंटीजर वेरिएबल के लिए इस तरीके से इनिशियलाइजर होता है, बट एरे का इनिशियलाइजर ऐसा नहीं। आप एरे को अगर इनिशियलाइज करना चाहते हो तो कर्ली ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू बता सकते हैं, जैसे 3 दिया, 45 दिया, 1 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया। ऐसे अगर वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं तो ये 5 वैल्यूज क्या है वो आप सभी को पता चल रही है, 3, 45, 1, 7, 9। बाकी ये वैल्यूज क्या है, ये गार्बेज की गार्बेज है। इस प्रोग्राम को अगर हम करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो वैल्यूज क्या है, 3, 45, 1, 7, 9 जो हमने प्रोवाइड कर रखी है। जबकि उसके बाद वाली मेमोरी पे या उससे पहले वाली मेमोरी पे गार्बेज वैल्यू है। चांस की बात है जीरो होना। गार्बेज डेटा का मतलब क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी इंटीजर वैल्यू आ सकती थी। यहीं पे अगर बात करें तो हम इन्हें कभी भी काम में लेना नहीं चाहेंगे, ए ऑफ 5 और ए ऑफ -1। अगर ए के पास 5 ही एलिमेंट है तो ए ऑफ 0 से ए ऑफ 4 तक ही काम में लेना चाहेंगे। साथ के साथ एक चीज और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि अगर हमने एरे का डिक्लेरेशन बिना इनिशियलाइजेशन के दिया, तो जैसे ये टी नेम के वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए क्रिएट करते, तो क्या होता है टी के अंदर इनिशियली गार्बेज। सिमिलरली यहाँ पे ए नेम के एरे के 5 एलिमेंट्स के अंदर क्या अवेलेबल है, गार्बेज। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये वैल्यूज क्या है हमारे पास, गार्बेज वैल्यूज अवेलेबल है। चांस की बात है इसकी वैल्यू 77 आना, अदरवाइज ये सभी गार्बेज वैल्यूज अवेलेबल है। सब में जीरो आना भी जरूरी नहीं है, गार्बेज मतलब कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा चेंज कर देते हैं, जैसे सपोज हमने ए ऑफ 3 के अंदर प्रोवाइड कर दिया और ए ऑफ 3 में हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज 56, तो इसका मतलब केवल ए ऑफ 3 का डेटा हमने चेंज करके 56 कर दिया, बाकी सब में गार्बेज के गार्बेज है। जैसे 5 वेरिएबल होते हैं, एक का डेटा चेंज करोगे तो जिसका चेंज किया उसी में रिफ्लेक्ट होगा वो चेंजेस, बाकी सब में जो पुरानी वैल्यू है वही वैल्यू आपको विजिबल हो जाएगी। इस प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल एंड एक्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एंड होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लग रहा होगा। इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो आउटपुट हमारे पास कैसा आ रहा है वो देखते हैं। एग्जीक्यूट किया तो इस तरीके से, जहाँ गार्बेज वैल्यूज थी केवल
इंडेक्स 3 पे 56 हमने प्रोवाइड कर दी, बाकी सभी गार्बेज है। हमें डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज करना है, तो कैसे कर रहे हैं वो आप सभी को आइडिया लग गया होगा। इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अभी जो हम बात करते जा रहे हैं उसे एक बार यहाँ पे नोट करते जाते हैं ना। इस केस में A5 अगर हमने प्रोवाइड करा था, इस केस में वैल्यू क्या है, सब में गार्बेज डेटा अवेलेबल है। और ये गार्बेज डेटा सबका सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें पांचों की ही वैल्यू नहीं पता। अगर हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है तो डेटा क्या है, हमने पांचों की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है और जो वैल्यू दी है वही वैल्यू वहां पे अपीयर हो रही है। यहीं पे अगर हम बात करें, ये जो एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर करते टाइम अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज 5 से ज्यादा प्रोवाइड कर दी होती, डिक्लेयर करते टाइम कितने एलिमेंट्स बताए इसे 5, और वैल्यू जो इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो दे दी अगर हमने 5 से ज्यादा, तो इस केस में कंपाइल टाइम पे इसे पता चल जाएगा कि जब क्रिएट कर रहे हो तभी आप बता रहे हो कि इतने एलिमेंट्स इनिशियलाइज करने हैं। और वहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट दिख जाता है कंपाइल टाइम पे क्रॉस चेक हो जाएगा ये, तो इसे एरर प्रोवाइड कर देगा। जैसे अगर हम कर रहे हैं कंपाइल एंड इस केस में आ रही है हमारे पास ये एरर, वार्निंग वाले केसेस हैं वैसे ये सभी ओके। तो कंपाइलर डिपेंडेंसी तो रहेगी, इस कंपाइलर पे ये सभी वार्निंग दे रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे ही रैंडमली कुछ चेंजेस कर रहे हैं डेटा में, एक बार परफॉर्म करवा के देख लेते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स के लिए डेटा सही से आ रहा है या नहीं आता। इनिशियल 5 एलिमेंट्स का डेटा कुछ ऐसा आना चाहिए। अगर ये वार्निंग ही दे रहा है, एरर तो दी नहीं है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड अप्रोच में कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, इसके लिए एरर कही जाती है। और बिल्कुल हाँ ये वर्क कर रहा है, इस कंपाइलर पे वर्क कर रहा है, बट सभी पे वर्क कर रहा है ये जरूरी नहीं है। इस केस में स्टैंडर्ड अप्रोच में हम क्या कहेंगे, इसके लिए एरर कह देंगे। बट कुछ कंपाइलर्स पे एरर आ रही है और कुछ पे अब ये वार्निंग भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर कंपाइलर पे जो देखा। और यहीं पे एक चीज और कहना चाहेंगे कि कभी अगर आपने एरे इस तरीके से क्रिएट किया कि एरे क्रिएट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी तरीके से पता ही नहीं चल रहे, तो कितनी मेमोरी देनी है पता ही नहीं चल रहा, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर किस चीज की वो होपफुली आप सबको पता चल रहा है, मैसेज भी क्लियर सा है, एरे साइज मिसिंग इन ए जो एरे क्रिएट कर रहे हो उसमें एरे का साइज मिसिंग है कि कितने एलिमेंट्स प्रोवाइड करने उसे पता ही नहीं चल रहा, कितनी मेमोरी एलोकेट करवाए। जबकि यहीं अगर हम कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं कभी, जहां पे हम क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट जैसे हमने दिए लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने नहीं बताए, तो इस केस में ये वर्क कर जाएगा। स्टैंडर्ड अप्रोच में ये कहा जा रहा है ये वर्क कर जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कंसीडर करेगा, अगर आपने डिक्लेयर करते टाइम कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में तो एरर थी, बट डिक्लेयर करते टाइम अगर अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो जितने एलिमेंट है उससे समझ जाएगा कि कितने एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट करवानी है। तो कितने एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट करेगा, 3 एलिमेंट्स की, तो इंडेक्स 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला हमारा दिया हुआ डेटा आ जाएगा। इंडेक्स 3 और 4 वाले इसकी मेमोरी का पार्ट नहीं है, जिनमें अभी कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो आउटपुट में कुछ ऐसा अवेलेबल हो रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा था, इसी में अगर हम प्रोवाइड करते हैं, कभी अगर हमने ए एरे दिया 5 एलिमेंट्स का, और 5 एलिमेंट्स का एरे देने के साथ हम जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू हमने प्रोवाइड की सपोज कम, इस केस में कंसीडर क्या होता है, ये अलाउड तो है स्टैंडर्ड अप्रोच में, कंसीडर होता है कि यहाँ जो वैल्यू पहुंचेगी 5 वैल्यूज पहुंचेगी। हमने अगर 3 ही इनिशियलाइज करवाई है तो बाकी वैल्यूज 0 स्पेसिफिकली पहुंच जाएगी। मतलब या तो आपने बिल्कुल ही इनिशियलाइज नहीं किया तो सब में गार्बेज है, अगर एक की भी वैल्यू आपने डिक्लेयर करते टाइम प्रोवाइड कर दी, डिक्लेयर करते टाइम ही प्रोवाइड कर दी, तो एक की भी वैल्यू अगर प्रोवाइड की तो बाकी सब में क्या पहुंच जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लग रहा होगा। इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम को किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो आउटपुट में कुछ ऐसा डेटा आ रहा है।
मतलब बात ये कुछ ऐसी है, जैसे अगर हमने ये पूरा एरे जो प्रोवाइड करना चाहा, ए नेम का एरे, इसके अंदर सपोज हमने ये 10 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिया, और इन 10 एलिमेंट्स की वैल्यू हमने क्या दी, सपोज यहाँ पे 7 दे दिया, तो पहली वैल्यू 7 रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज 0 से फिल हो जाएंगी। पहली वैल्यू 7, बाकी सारे 0। इस तरीके से ये वर्क कर रहा होगा, 7 और बाकी सारे 0, जिसमें से हमने प्रिंट केवल 5 किए। हमने अगर सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी होती तो उसके करस्पॉन्डिंग बाकी सारे 0 आपको दिखाई दे रहे होते। और ये एक तरीका हो सकता है जहां पे आप पूरे एरे को अगर 0 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, पूरे ही एरे को अगर 0 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो एक सिंपल से मैनर में केवल एक वैल्यू बता दो। जो वैल्यू बताओगे वो तो पहले एलिमेंट की, और बाकी सारे 0 फिल हो जाएंगे, जैसे ये किया था। बट इस केस में पहली वैल्यू 7 और बाकी सारे 0। इस केस में पहली वैल्यू भी हमने क्या दे दी, 0 दे दी। तो ये तरीका है इनिशियलाइज विद 0 वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सभी वैल्यू क्या आएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। जबकि इससे पहले वाले केस में 7 0 0 जैसी वैल्यूज आ रही थी कि सबसे पहली वैल्यू 7 है, बाकी सारे 0। अब जो हम प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सारी वैल्यूज 0 अवेलेबल है। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो सारी वैल्यूज 0 आ रही। और यहाँ पे एक चीज और कहना चाहेंगे कि जो हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच में ये कहा जाता है कि यहाँ पे वेरिएबल अलाउड नहीं है, यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू ही देनी है। और होपफुली यहाँ तक की बात का अगर आप सभी को कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया लगा है, तो अब एक एरे का इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एरे पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक एरे हमने क्रिएट किया सपोज 10 एलिमेंट्स का। यहाँ पे यूजर से पूछना चाहता है कि यूजर को जरूरत कितने एलिमेंट्स की है। नो डाउट यूजर जरूरी नहीं है 10 प्रोवाइड करे, वो 10 से कम भी दे सकता है, 10 से ज्यादा भी दे सकता है। बट हम एक बार को कंसीडर कर रहे हैं यूजर 10 से कम ही देगा, 10 से ज्यादा नहीं देगा। ऐसा कंसीडर करते हुए अभी हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी डिस्कस कर लेंगे इस चीज को भी कि अगर 10 दिया तो हमने तो साइज फिक्स कर दिया 10 एलिमेंट्स का। यूजर को जरूरत हो सकता है 50 एलिमेंट्स की हो। तो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन एकदम परफेक्ट नहीं कहेंगे। परफेक्ट क्या मतलब जैसा प्रोजेक्ट में करना चाहेंगे वैसा भी नहीं है, इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन पहले एरे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बाद में पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर लेंगे। अभी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टास्क कैसा उसे सभी समझे। हमने मैसेज दिया जैसा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यू यूजर से पूछ रहे हैं कि यूजर को कितने एलिमेंट्स की जरूरत है। एड्रेस ऑफ एन प्रोवाइड किया, एन की वैल्यू यूजर रीड कर ली। जैसे ये एन यूजर से रीड कर लिया, उसके बाद हमें एक लूप प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी आप सभी ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जैसे स्टेटमेंट्स हैं ये सभी स्टेटमेंट सेम है, बस वैल्यू बदल रही है। और वैल्यू बदल रही है तो यहाँ वेरिएबल प्रोवाइड कर देंगे। डिक्लेरेशन में कहा है जहां डेटा टाइप के साथ आया ना, ये बताने का तरीका कि कितने एलिमेंट, वहां पे वेरिएबल नहीं दिया जाता अभी स्टैंडर्ड अप्रोच में। बट जहां इंडेक्स की बात आ रही है वहां वेरिएबल प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी एरे का बेटर यूज है। जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया आई इक्वल, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इस तरीके से हमने ये जो प्रोवाइड किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर वैल्यू रीड करते हैं, फिर मैसेज प्रोवाइड, फिर वैल्यू रीड। हर बार मैसेज क्या है, एंटर वैल्यू, या हमने कह दिया एंटर वैल्यू एट %d पोजीशन, और इसके लिए हमने दे दिया आई। जैसे अभी के लिए स्कैनफ, और हम ये दे रहे हैं %d, रीड कर रहे हैं हम एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई पे। ए ऑफ आई एलिमेंट रीड कर रहे हैं, ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 1, फिर ए ऑफ 2, इस तरीके से रीड कर रहे हैं। फाइनली अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना, जैसे कि हम चेक करना चाहते हैं कि अभी जो एरे यूजर ने दिया उसमें कितनी इवन वैल्यूज अवेलेबल है, इस एरे के अंदर कितनी इवन वैल्यूज अवेलेबल है, ये अगर हम चेक करना चाहते हैं तो तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सेम लूप में ही आप अप्लाई कर देते,
जैसा हमने लास्ट क्लास में सम वाली अप्रोच में किया है। बिल्कुल कर सकते हो आप, और बेटर भी है। बट अभी हम जानबूझ के एक अलग लूप से हम यही फिर से ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं, चेक करने के लिए कि अभी जो एरे यूजर से रीड किया उनमें उस एरे के अंदर कितनी इवन वैल्यूज अवेलेबल है। तो फिर से लूप प्रोवाइड किया, ए ऑफ आई को चेक कर रहे हैं कि इवन है या ऑड है। अगर ए ऑफ आई इवन है तो हम उसे काउंट कर रहे हैं। काउंट करने का तरीका क्या है, जैसे अगर सपोज करो आप कुछ भी चीज काउंट करते हो तो दिमाग में इनिशियली सोचते हो जीरो, फिर सबसे पहली बार जैसे ही मिलता है तो कहते हो वन, नेक्स्ट मिलता है तो टू, नेक्स्ट मिलता है तो थ्री, मतलब इंक्रीमेंट करते जाते हो। तो हमने एक काउंटर लिया, जैसे वेरिएबल लिया, सपोज यहाँ पे CNT, नाम कुछ भी दे सकते हो। इसकी इनिशियल वैल्यू जब लूप पे आ रहे हैं तब वैल्यू दे दी हमने इसकी जीरो। चाहो तो पहले ही दे सकते थे, जहां डिक्लेयर किया वहां पे भी दे सकते थे। अगर डिक्लेरेशन टाइम पे ही जीरो दे दिया होता दोबारा जीरो देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस बीच में CNT चेंज नहीं हुआ। बट अगर वहां गार्बेज चल रहा था तो अब हमने क्या कर दिया, उसे जीरो कर दिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इवन कितनी वैल्यूज आई हैं उस एरे के अंदर वो काउंट करना है। मतलब क्या, इसे इंक्रीज करते जा रहे हैं। कब, जब ये इवन मिलता है तो ए ऑफ जीरो अगर इवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग ए ऑफ टू, ए ऑफ वन इवन है, ए ऑफ टू इवन है, कौन सा इवन है वो चेक कर रहे हैं। ए ऑफ जीरो में रखी वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो ए ऑफ आई रिमाइंडर टू अप्लाई किया, चेक कर रहे हैं अगर इक्वल है जीरो के मतलब वो इवन है, नहीं तो नहीं है। और ए ऑफ आई अगर इक्वल है जीरो के, मतलब ए ऑफ आई रिमाइंडर टू इक्वल है जीरो के, इवन है, तो हमने काउंटर को इंक्रीज कर लिया। फाइनली जब लूप पूरा हो जाए उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या, इवन वैल्यूज, या कहते हैं नंबर ऑफ इवन वैल्यूज। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया %d, साथ में वैल्यू दे दी CNT वेरिएबल के। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं कंपाइल, करते हैं, वैल्यू अगर हम दे रहे हैं सपोज यहाँ पे 6 वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे डेटा दे रहे हैं सपोज 11, 2, 24, 36, 88 एंड 9, एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी आई इवन, 11, 2, सॉरी इवन वैल्यूज 2, 24, 36 एंड 88, ये इवन वैल्यूज आ गई। इसी प्रोग्राम को अगर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, नंबर ऑफ वैल्यूज दे दी जैसे 10, 10 तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, उसे चेक नहीं कर रहे कि वो इवन है या ऑड है, यहाँ से चेक कर रहे हैं इवन है या ऑड है। मैसेज क्या आ रहा है, एंटर वैल्यू एट जीरो पोजीशन। वो बात अलग है, प्रोग्रामर को पता है कि सबसे पहली वैल्यू इंडेक्स जीरो पे होती है। यूजर को थोड़ी कहते हैं कि सबसे पहली वैल्यू जीरो वाली वैल्यू होती है। यूजर तो क्या कहता है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो यूजर के लिए पोजीशन जीरो दिखाने की जगह वन दिखाते हैं, जहां पे वन दिखा रखा है हमने वहां पे टू दिखाते हैं। 1 2 3 इस तरीके से होना चाहिए था काउंट। बट अभी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने जैसे ये 10 दे दिया और एरे का डिक्लेरेशन कैसे दे रखा है, 10 एलिमेंट्स के साथ, ये राइट। तो बिल्कुल 10 एलिमेंट्स के साथ हम काम में ले रहे हैं, उससे ज्यादा मत देना अभी प्रैक्टिस के लिए। बाकी हाँ, चेक करना चाहो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो देख लेना। डिक्लेयर किया कम एलिमेंट्स के साथ और काम में ले रहे हो ज्यादा एलिमेंट्स के साथ, देख लेना। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो क्या, कितनी इवन वैल्यूज है, 1 एंड 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, टोटल 6 इवन वैल्यूज है, वो काउंट होके आ गया। होपफुली आप सभी को इस लॉजिक का कुछ आइडिया लगा होगा। और ये जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसी चीज को अगर हम यूजिंग फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो हमने एक फंक्शन प्रोवाइड किया होता और उसकी वैल्यू जो रिटर्न होकर आ रही है उसे काउंट में असाइन करना है सपोज। तो हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, जैसे काउंट इवन वैल्यूज। काउंट इवन नाम का एक फंक्शन दे दिया जिसके पास वो एरे भेजा, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट भेजे, क्योंकि एरे का नेम तो केवल एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। साथ में भेजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें होना चाहिए वो पूरा लॉजिक, उस फंक्शन के अंदर ये पूरा लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं काउंट इवन फंक्शन में,
सेम उसी लॉजिक के साथ कर रहे हैं। एरे अगर ए नेम का था, बी नाम से अगर रिसीव करना है तो इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, एन केवल समझने के लिए हमने चेंज कर दिया। वेरिएबल यहाँ पे अगर कुछ चाहिए तो वो हमने यहीं पे क्रिएट कर दिया, जैसे आई क्रिएट कर दिया, सी क्रिएट कर दिया। ए की जगह अगर बी है तो बी काम में ले रहे हैं, सी एन टी की जगह हमने सी प्रोवाइड रखा है तो सी काम में ले रहा है। एन की जगह कैपिटल एन दे रखा है, रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू किसकी, सी की वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ही रिटर्न टाइप इंट दे दिया। और यही इस फंक्शन के डिक्लेरेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, जहां आइडेंटिफायर नेम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ इस तरीके से हमने इसका डिक्लेरेशन दे दिया, जहां पहला पैरामीटर एरे और दूसरा एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है। कंपाइल किया इसे हमने।